स्वागत नहीं करोगे हमारा, जिसका हम सबको था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो रिवीजन आ गया सर। एएस 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। मैं ये रिवीजन शुरू करूँ उसके पहले मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव ऑन माय रिवीजन वीडियोस। इट फील्स वेरी नाइस कि जब मैं कुछ कंटेंट डालता हूँ आप लोग उसको प्यार देते हो, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम ग्लैड दैट इट इज़ हेल्पिंग यू इन सम और दी अदर मैनर। ठीक है, चलो तो बाकी चैप्टर्स की तरह भी इस चैप्टर में हम रिवाइज करेंगे, ना सिर्फ कंसेप्ट्स बट क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो फॉर्मेट तो आपको समझ गया होगा इतने सारे रिविजन्स वगैरह देखकर कि मैं किस तरीके से करवाता हूँ। अगर आपने बाकी रिविजन्स नहीं देखे जरूर जाके देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल के ऊपर इसी ये इंटर के रिविजन्स की। देखो, अकेले मत देखो, दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलो तो इस वीडियो के अंदर हम AS 15 जो है एम्प्लॉय बेनिफिट्स उसको रिवाइज करने वाले हैं। मैं जो भी नोट्स इसमें यूज कर रहा हूँ मैं ये क्लास में लिखाता हूँ, तो ये मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बैंक है मैं उसकी भी PDF साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, ये चैप्टर को लेकर काफी लोग बहुत क्या बोलते हैं हैवॉक क्रिएट करते हैं कि सर डिफिकल्ट है, ट्रिकी लगता है। मैं बोलूँ बहुत सिंपल है। ठीक है, बस मुझे शांति से सुनना। ऑफकोर्स ये रिवीजन वीडियो है, इसमें मैं जितना हो सके कंसाइज करने का, फटाफट कराने का ट्राई करूंगा, बट एट द सेम टाइम अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो वो दिक्कत नहीं आएगी, वो मेरी गारंटी है। मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊं, ताकि अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ तो समझ, अब कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ समझ है आपको इसके अंदर। ठीक है, चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहले AS 15 नाम एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, अब टोटल 4 टाइप के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दूसरा होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तीसरा होता है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, चौथा होता है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ठीक है, अब हम अलग अलग तरीके के एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करेंगे, बट सबसे पहले एम्प्लॉय होता कौन है। एम्प्लॉय टर्म AS 15 ने डिफाइन नहीं किया है। वो एम्प्लॉय पार्ट टाइम, फुल टाइम, परमानेंट, कैजुअल कोई भी हो सकता है, और इस केस में एम्प्लॉय इंक्लूड्स द डायरेक्टर ऑल्सो, मतलब डायरेक्टर्स भी एम्प्लॉय माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब डायरेक्टर को जो पेमेंट दिया वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगी फॉर AS 15, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा मैं इसका एक लिंकेज करवाता हूं। जब आप एक चैप्टर करते हो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें जो डायरेक्टर को आप फीस दे रहे हो वो अदर एक्सपेंस में डालते हो, ना कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। ठीक है, बट AS 15 बोलता है वैसे वो एम्प्लॉय माने जाते हैं, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, एनीवेज अच्छा, ये चैप्टर का एक सिंपल फंडा है। ठीक है, वो मैंने यहाँ ग्रीन में लिखा रहेगा, आपने देखा रहेगा। तो ये चैप्टर सिर्फ एक रूल पे बेस्ड है कि खर्चा तब बुक करना जब अक्रू हो रहा है। मान लो खर्चा अक्रू हुआ करंट ईयर में, पेमेंट आपने अगले साल किया, पेमेंट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्रू कब हुआ, करंट ईयर में, बुक कब करना है, करंट ईयर में। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो एक्सपेंस टू पेबल की एंट्री मार देना, और जब पे करोगे तो लाइबिलिटी को रिवर्स करके टू कैश बैंक कर देना। आई होप आपको मैंने क्या बताया समझा। वापस से, अगर अक्रू हो रहा है तो एंट्री क्या मारोगे, एक्सपेंस टू कैश बैंक, सॉरी एक्सपेंस टू पेबल, जिस साल अक्रू हो गया। अच्छा, अगर तुरंत ही पे कर दिया था तो टू कैश बैंक कर देना। ठीक है, बट अगर पे नहीं किया तो बता रहा हूं, तो एक्सपेंस टू पेबल करोगे, और जब पे करोगे तो पेबल रिवर्स कर देना और टू कैश बैंक कर देना। एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना, बस इसी रूल पे पूरा स्टैंडर्ड स्टार्ट होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला टर्म है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। नाम से समझता है कि ये वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स है जो शॉर्ट टर्म होते हैं। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म, विद इन 12 मंथ जो आपको पे करना है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो अक्रूवल के डेट से या ईयर एंड से लेकर जो 12 महीने के अंदर आपको पे करना है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। नॉर्मली यहाँ 3 एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करता है, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर भी 3 बाइफर्केशन है मेन। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। पहला है सैलरी वेजेस। ठीक है, इसको मैं थियरी में लिखा हूं, इससे बेटर मैंने आपको एंट्री में समझा दिया है कि सैलरी वेजेस जब अक्रू हुआ अगर तभी पे कर दिया तो एंट्री मार देना सैलरी टू कैश बैंक। अच्छा, अगर अक्रू हुआ लेकिन पे नहीं किया तो एंट्री क्या मारोगे, एक्सपेंस टू पेबल, और जिस साल पे करोगे उस साल एंट्री मार देना पेबल टू कैश बैंक। यही तो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बस सिंपल है। सेम अप्लाइज टू वेजेस, सेम अप्लाइज टू एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। फिर आता है दूसरा बोनस। अब होता क्या, सुनना एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है BB वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें एक प्यारा सा क्यूट सा एम्प्लॉय है, मैं एक के भाई साहब, तो मैं एम्प्लॉय हूं। तो मुझे इस कंपनी ने बोला अगर आपने एक टारगेट अचीव किया, उन्होंने टारगेट दे दिया कि इतना आपको सेल्स अचीव करना है, सॉरी इतना आपको सेल्स अचीव करना है, और उन्होंने कह दिया अगर कि मैंने वो सेल्स अचीव कर लिया तो वो मुझे 2% का बोनस देंगे। बट इन्होंने एक बात कही, टारगेट अचीव करना है इन द ईयर 11-12, बट बोनस का पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर इन द ईयर 12-13। मतलब बोनस अक्रू हो जाएगा 11-12 में, क्योंकि टारगेट तो मैं यही साल मीट करूंगा, तो बोनस तो यही अक्रू हो जाएगा, लेकिन ये पैसा मुझे मिलेगा अगले साल में। ठीक है, चलो तो अब ऐसे केस में
देखो हम अकाउंट, अब मैं बताना भूल गया, यहाँ अकाउंटिंग इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही, यह अकाउंटिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ किसके बुक्स में अकाउंटिंग होगी, बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड अकाउंटिंग कैसे करेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके बुक्स में अकाउंटिंग क्या होगी उसकी बात करनी है, ठीक है। इंप्लॉय का हम लोग लेना नहीं है हम लोग को, क्योंकि एएस ये कंपनी फॉलो कर रही है। एनीवेज, तो इन द ईयर 11-12 कंपनी की एंट्री मारेगा, कंपनी एंट्री मारेगा एक्सपेंस टू पेबल, क्योंकि पे नहीं किया ना बट अक्रू हो गया, तो एक्सपेंस टू पेबल की एंट्री मारेगा, बस इंस्टेड ऑफ सैलरी एक्सपेंस बोलेगा बोनस एक्सपेंस, और नेक्स्ट जब पे कर देगा तो बोलते ना बोनस पेबल टू कैश बैंक। मैंने कहा था ना सिंपल रूल के ऊपर बेस्ड है, जब अक्रू हुआ तब बुक करना है खर्चा। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये तीसरा वाला है, लीव कंपेंसेशन। ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, बट मैंने कंसेप्ट में ही काफ़ी डेप्थ में लेने का ट्राई किया आप लोग को, ठीक है। चलो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव कंपेंसेशन। लीव कंपेंसेशन का मतलब होता है, अब आप लोग नॉर्मली सीए इंटर के बच्चे आर्टिकलशिप नहीं कर रहे होते, डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो अलग बात, वरना आर्टिकलशिप नहीं करते हो। बट जब आप नौकरी करोगे, चलो नौकरी करोगे, आर्टिकल छोड़ दो, नौकरी करोगे तो आपको कुछ लीव्स मिलती है, उसको बोलते हैं पेड लीव्स, है ना। पेड लीव्स का मतलब क्या है, छुट्टी मारोगे तो भी पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीव कंपेंसेशन, छुट्टी मारने में पैसा ना कटना। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है अक्यूमुलेटिंग, एक होती है नॉन अक्यूमुलेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्यूमुलेटिंग। मान लो आपको करंट ईयर में 40 लीव्स दी थी, 10 आपने अवेल कर ली, 30 डेज बची है, ये रिमेनिंग 30 डेज का क्या होगा, तो या तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। अगर कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे तो उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटिंग, मतलब जो करंट ईयर की बची हुई लीव्स है वो आप नेक्स्ट ईयर यूज कर पाओगे, अक्यूमुलेटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अक्यूमुलेटिंग, ये बदमाश कंपनीज करती है। बदमाश कंपनी मतलब अच्छी कंपनी नहीं होती है ऐसे, क्यों, इन लोग बोलते हैं करंट की छुट्टी बची तो लैप्स हो जाएगी, मतलब जो अनयूज्ड लीव्स है दैट विल लैप्स। तो नॉन अक्यूमुलेटिंग का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जब लीव्स बच गई तो उसको नेक्स्ट टाइम में कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है, तो इसके केस में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। वाह सर, फिर तो यही होना चाहिए। देखो बच्चा उम्मीद करता है एग्जाम में ये आए, बट रियल लाइफ में वो चाहेगा कि अक्यूमुलेटिंग हो। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, नॉन अक्यूमुलेटिंग में कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आएगा तो किस पे आएगा, अक्यूमुलेटिंग पे आएगा। अब इसमें थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं। अक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है बची हुई लीव्स आप नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब कैरी फॉरवर्ड करके क्या करोगे, दो में से एक काम, वेस्टिंग या नॉन वेस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब जो कैरी फॉरवर्ड लीव्स है वो आगे जाके आप एनकैश करवा सकते हो, पैसा मिलेगा उसका, जितनी छुट्टी नहीं ली उसका पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा वो, है ना। और एक होता है नॉन वेस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वेस्टिंग। नॉन वेस्टिंग का मतलब छुट्टी के बदले छुट्टी, करंट ईयर में छुट्टी बच गई, नेक्स्ट ईयर क्या कैरी फॉरवर्ड, तो अगले साल ज्यादा छुट्टी ले पाओगे, छुट्टी के बदले छुट्टी, बराबर चुम्मी के बदले चुम्मी। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, समझ गए तुम लोग, यस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टेड लीव्स, जो छुट्टी बच गई एनकैश हो जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वेस्टिंग, जो छुट्टी बच गई वो एक्स्ट्रा छुट्टी ले पाओगे, ठीक है। अब इसी को बेहतर समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, बस में एक रूल ध्यान रखना। मान लो इन द ईयर 11-12 40 लीव्स है, 10 अवेल कर ली, 30 दिन बच गई। ये 30 दिन बचने का मतलब क्या है कि इंप्लॉय के पास छुट्टी थी बट उसने फिर भी छुट्टी नहीं मार के काम किया उस दिन, तो ये 30 दिन की छुट्टी का एक्सपेंस और प्रोविजन इस साल ही बुक होना चाहिए। देखो इंप्लॉय इसको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर भले ले जाए, बट इंप्लॉय ने कमाई तो ये करंट ईयर में है ना, इन द 11-12, तो इस 30 डेज का एक्सपेंस और प्रोविजन करंट ईयर में बुक होएगा। वो फ्यूचर में इंप्लॉय बाद में इसको एनकैश करवाए या बाद में इसको यूज कर ले छुट्टी के बदले छुट्टी लेकर, वो उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। इसका एक्सपेंस और प्रोविजन कब बनेगा, जिस साल इंप्लॉय ने वो छुट्टी कमाई है, ठीक है। तो मैंने बता भी रखा, इन द ईयर 11-12 इंप्लॉय अर्न्स लीव्स इन 11-12, दैट मीन्स पेमेंट एज अक्रूड, या तो पेमेंट या छुट्टी जो भी अक्रू हो गया तो उसका एक्सपेंस और पेबल इस साल बुक होएगा। और जब इंप्लॉय बाद में उसको अवेल कर लेगा तो एंट्री मारेगा पेबल टू कैश बैंक। ये मैं बात कर रहा हूं इफ इट इज वेस्टिंग वाली, एनकैशेबल वाली। नॉट एनकैशेबल है तो उसकी एंट्री भी डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम मॉनिटरी वाला एग्जांपल। एक अपन अमाउंट लेके एग्जांपल डिस्कस करते, इधर आ जाओ, फटाफट से रिवीजन करवाऊंगा, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा कोई पॉइंट लगता है ना कि रिवीजन में फास्ट चला गया मैं, तो उसको रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि रिवीजन ऐसा ना हो कि 3-4 घंटे का रिवीजन हो गया फिर तो लेक्चर हो गया ना। आई वांट टू कीप इट क्रिस्प टू द पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना। चलो एग्जांपल नॉन वेस्टिंग का क्या बोलता है। मान लो एक एके है पुअर एम्प्लॉय, गरीब एम्प्लॉय, 12 मंथ की पगार 6 करोड़ रुपया पर आना में। सर ऐसा कैसा गरीब है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। 50 लाख पर मंथ की पगार है, एवरी ईयर 40 डेज की छुट्टी मिलती है, 10 डेज उसने अवेल कर दी, 30 डेज बची है, जो नेक्स्ट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, इनकैश नहीं करवा सकता वो, तो ये इनकैशेबल वाली नहीं है, ये नॉन वेस्टिंग है, ठीक है। तो अब करंट टाइम में उसको पगार कितनी मिलेगी, क्या इसने छुट्टी एक्स्ट्रा मारी है, नहीं, उल्टा छुट्टी कम मारी है, तो पहले पगार तो पूरी 6 करोड़ मिलेगी,
तो सैलरी टू कैश बैंक वो कर देना 6 करोड़ 6 करोड़। अब मैंने क्या सिखाया था, जिस साल एम्प्लॉय छुट्टी कमाएगा उस साल उसका एक्सपेंस और प्रोविजन बुक करना है। तो 30 दिन की छुट्टी करंट ईयर में कमाई ना एम्प्लॉय ने, तो करंट ईयर में वो 30 दिन का जो प्रोपोर्शनल पगार होता है, 30 दिन का पगार कितना होता है 50 लाख रुपीस। 30 दिन मतलब 1 महीना ना, 1 महीने का पगार 50 लाख। तो हम क्या बुक करेंगे, लीव कंपेंसेशन एक्सपेंस टू प्रोविजन। देखो जब पेमेंट करना है तो पेबल बोलना, और जब छुट्टी के बदले छुट्टी देनी है तो प्रोविजन बोल देना, ठीक है। तो एक्सपेंस टू प्रोविजन लाइबिलिटी कुछ भी बोलो, 50 लाख। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अब नेक्स्ट ईयर जरा देखो हुआ क्या, थोड़ा एग्जांपल अपन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉय के पास और 40 डेज की लीव्स होगी। देखो हर साल एम्प्लॉय को 40 डेज मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर की वापस से 40 डेज मिलेगी, प्लस प्रीवियस ईयर की 30 डेज बची है, टोटल 70 डेज की लीव्स पड़ी है इसके पास। अब ये भाईजान ने पूरी 70 डेज यूज कर ली, नेक्स्ट ईयर में ये भाईजान ने पूरी 70 डेज की लीव छुट्टी मार ली। तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी मुझे बताओ। इवन इफ ही अवेल्स ऑल द 70 डेज, क्या इसका 1 रुपए का पगार भी कटेगा? द आंसर इज नो। तो पगार तो पूरा मिलेगा, तो बोलेगा टू कैश बैंक 6 करोड़। बट आपने जो प्रोविजन बुक किया था छुट्टी का वो रिवर्स हो जाएगा अभी, तो आप बोलोगे प्रोविजन रिवर्स कितना 0.5 CR। बैलेंस क्या रहेगा, बैलेंस आप सैलरी एक्सपेंस के नाम से बुक करोगे 5.5 CR। ये ऐसी कुछ एंट्री बनेगी आपकी। अब आपके अंदर सवाल आएगा सर सैलरी 5.5 क्यों, पगार तो पूरा 6 मिला है ना। 1 सेकेंड, 6 करोड़ का पेमेंट मिला है बट वो पगार के नाम पे नहीं मिला है, क्यों? देखो आइडियली अगर आप 70 डेज की छुट्टी मारते तो आपकी 30 डेज की पगार कट जाती। क्यों? क्योंकि हर साल 40 डेज की छुट्टी मिलती है ना, तो आपने जरूरत से ज्यादा छुट्टी मार ली तो पगार कटनी चाहिए थी, पगार नहीं कटी। क्यों? क्योंकि आपने पिछले साल एक्स्ट्रा काम किया था, इसलिए भले ही पेमेंट 6 का मिला है बट पगार के नाम पे 5.5 ही मिला है। बाकी जो पेमेंट हुआ है वो तो लास्ट ईयर अपने प्रोविजन बुक किया वो रिवर्स होएगा, ये ध्यान रखना। सबको समझा क्या? मतलब नॉन वेस्टिंग में उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, उसको एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। तो जब वो छुट्टी अवेल करेगा तो पैसा तो उसको पूरा मिलेगा पगार का, बट वो प्रोविजन रिवर्स कर देना। इसको मैं और बेटे कंपेयर कर पाऊंगा जब मैं केस भी करवाता हूं। मान लो केस भी है, अगर यही केस में वेस्टिंग होता, ऊपर मैंने नॉन वेस्टिंग बोला था ना, वेस्टिंग होता मान लो, और मान लो नेक्स्ट ईयर में उसने छुट्टी ना मार के एनकैश करवा लेता तो क्या होता? तो फर्स्ट ईयर में तो एक्सपेंस टू कैश बैंक 6 CR होता, और क्योंकि जिस साल में उसने छुट्टी कमाई है उस साल हम बुक करते एक्सपेंस टू पेबल 50-50। अब इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में वो छुट्टी 40 डेज की है वही अवेल करेगा, प्रीवियस वाले छुट्टी को वो एनकैश करवा रहा है। तो जब वो एनकैश करवाता है ना तो उसको ज्यादा पैसा मिलता है। तो एनकैश वाले केस में उसको पैसा मिलेगा, एक तो 6 करोड़ पगार प्लस 30 डेज का पैसा, तो वो उसको मिलेगा 6.5। यहां भी आपका जो पेबल था वो रिवर्स होएगा 0.5 का, और यहां सैलरी के नाम पे आ जाएगा 6 CR। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कंपेरिजन कर पा रहे हो, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग में फर्क क्या हुआ। नॉन वेस्टिंग में क्योंकि वो एक्स्ट्रा छुट्टी मारेगा तो ज्यादा पगार नहीं मिलती है, पगार उतनी ही मिलती है, प्रोविजन रिवर्स होता है और सैलरी कम बुक होता है। वेस्टिंग वाले केस में उसको ज्यादा पैसा मिल जाता है तो ज्यादा पेमेंट मिलेगा, यहां भी लायबिलिटी रिवर्स होएगी और सैलरी पूरा 6 करोड़ बुक होएगा। यही फर्क मैंने यहां लिखा भी रखा है। नॉन वेस्टिंग वाले केस में इन द ईयर 12-13 ही अवेल्स एक्स्ट्रा लीव्स, देयरफॉर पेमेंट 6 करोड़ ही मिलेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलेगा, बराबर। बट वेस्टिंग वाले केस में ही डज नॉट अवेल एक्स्ट्रा लीव्स, इंस्टेड ही एनकैशेस इट, तो पेमेंट ज्यादा मिलेगा, 6 करोड़ पगार और 0.5 करोड़ लीव कंपेंसेशन के नाम पर, ठीक है। ये मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया। वैसे बताओ इंटर लेवल में अभी तक एज ऑफ नाउ आपकी किताब में इसके ऊपर कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं है। फाइनल में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने फाइनल से ही CA फाइनल पढ़ाता हूं मैं, तो मुझे पता है कैसे टेस्ट कर सकते हैं उन लोग, इसलिए आपको मैंने हर बाजू से थोड़ा सा यहाँ लाने का ट्राई किया हुआ है ताकि एक क्वेश्चन भी आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। मैं लास्ट टाइम बता दूं एक बार, इसमें 2 रूल ध्यान रखो, 2 रूल अब मैं समराइज कर रहा हूं। 2 रूल, पहला रूल एक्सपेंस टू लाइबिलिटी या एक्सपेंस टू प्रोविजन या एक्सपेंस टू पेबल कब बुक करने का, जब इंप्लॉय ने छुट्टी कमाई है, ये पहला रूल। सेकेंड रूल, अगले साल अगर नॉन वेस्टिंग है तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा। अगर वेस्टिंग है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, प्रोविजन तो तभी भी रिवर्स होगा बट यहां उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। प्लीज ये बात का आप ध्यान रखना। आई होप तुमको ये पॉइंट अभी समझ आता है। इज दिस क्लियर? फटाफट से बोलो यस सर। तुम बोलोगे समझ रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं यहां तक, बोलो यस सर। सुन गया सर, यस सर, परफेक्ट, चलो ठीक है। उसके अलावा आखिरी बात, when booking expense and liability for leave compensation we also have to consider estimates regarding how many leaves employee will be able to utilize in future। ये normally तब काम आता है when it is a non vesting case।
ये नॉर्मली नॉन वेस्टिंग वाले में ही काम आता है। सर क्या लिखा है इसके अंदर? इसमें सिंपल सी बात ये बोलता है कि अगर किसी इंप्लॉय के पास मान लो 30 डेज की लीव बची है, बट कभी कभी उसको भी पता होता है यार इतनी सारी छुट्टी मैं यूज़ कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों यार? छुट्टी यूज़ करना सिर्फ इंप्लॉय के हाथ में नहीं होता है ना। इंप्लॉयर कभी कभी तुमको मना कर सकता है कि भाई हम छुट्टी अलाउ नहीं कर रहे तुम्हारी। तो कभी कभी कंपनी को पता होता है कि भले ही इंप्लॉय की 30 डेज की छुट्टी बची है करंट ईयर में, बट फ्यूचर में जाके वो मैक्स टू मैक्स 20 ही अवेल कर पाएगा। तो ऐसे केस में जब आप एक्सपेंस टू प्रोविजन बुक करोगे तो आप 20 डेज का ही बुक करना, 30 का नहीं। मतलब आप एस्टीमेट को कंसिडर कर लेना कि अगर आपको लगता है 30 डेज की छुट्टी बची है, बट हमारा प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस का एस्टीमेट ये बोलता है कि इंप्लॉय 20 डेज ही अवेल कर पाएगा, तो प्लीज आप 20 डेज का ही खर्चा और प्रोविजन बुक करना। ये उस साल की बात कर रहा हूं जिस साल आप वो छुट्टी इंप्लॉय कमाता है उस साल। अब मुझे पता आपके मेरा सवाल आएगा, सर ये एस्टीमेट चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, हम AS5 में पढ़ते हैं ना, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग, तो प्रोस्पेक्टिवली आप एक्सपेंस और प्रोविजन बढ़ा देना अगर एस्टीमेट चेंज हो गया तो। हम आज की बात कर रहे हैं, आज के हिसाब से मेरा अंदाजा बोलता है 20 दिन यूज कर पाएगा तो मैं 20 दिन का छुट्टी का एक्सपेंस और प्रोविजन क्रिएट करूंगा। दैट्स इट। क्या तुम लोग को ये समझता है क्या? ये था आपके शॉर्ट टर्म इंप्लॉय बेनिफिट्स के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट लीव कंपेंसेशन ही है। प्लीज ध्यान रखना, फ्यूचर में कोई RTP MTP एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बेस अपना स्ट्रांग रखना। बेस स्ट्रांग रहेगा तो मिस्टेक इसके अंदर नहीं होगी। इज दिस क्लियर? दिस कंप्लीट शॉर्ट टर्म इंप्लॉय बेनिफिट्स। अब अपन बनेंगे टुवर्ड्स पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जिसको प्यार से हम बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। हाँ चलो, तो अब अपना आता है पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जिसको प्यार से हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी कहते हैं। कौन से बेनिफिट कहते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मतलब ये वो बेनिफिट्स है जो नाम से समझता है कि हमको रिटायरमेंट के ऊपर पे करना है, कि आप रिटायर हो गए, मुबारक हो, ये पैसा ले जाना। ठीक है, तो दीज आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स विच आर टू बी पेड ऑन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के आते हैं। ठीक है, एक होता है DCP डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, और एक होता है DBP डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ठीक है, एक ईजी है, एक डिफिकल्ट है। जो डिफिकल्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल। तो अब अपन दोनों को समझने का ट्राई करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? एक कंपनी होती है, कंपनी इंप्लॉय के बिहाफ पे हर साल किसी फंड में पैसा जमा करवाती है, मान लो प्रोविडेंट फंड। तो ये कंपनी ये हर साल प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा जमा करेगी। अब ये फंड क्या करेगा? जब इंप्लॉय रिटायर करेगा तो ये फंड की जिम्मेदारी है कि वो इंप्लॉय तक पैसा पहुंचा दे। ठीक है, तो यहां जो हम तो कंपनी है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है फंड में कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, एक बार हमने फंड में कंट्रीब्यूट किया, हमारा जिम्मेदारी खत्म। अब ये फंड की जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉय कब रिटायर हो रहा है, उसको कब पैसा देना है, कितना देना है, थोड़ा इंटरेस्ट जोड़ के देंगे क्योंकि इतने साल से पैसा इनके पास पड़ा है, तो कुछ 4-5% रिटर्न भी देंगे इन लोग, तो वो सब ये देंगे। मतलब कंपनी का जिम्मेदारी या कंपनी का ऑब्लिगेशन कब तक है? जब तक वो इस फंड में कंट्रीब्यूट ना कर दे। दैट मीन्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी एंड्स वंस इट कंट्रीब्यूट्स टू द फंड। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, हमारा काम है कंट्रीब्यूट करना फंड को। फंड का काम है बाद में वो पैसा देना। हम फंड की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो देख लो, दीज आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अंडर विच एन एंटरप्राइज पेज फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन टू अ सेपरेट फंड एंड दैट फंड विल प्रोवाइड द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इन रिटायरमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? मान लो ऐसा हो ना, लेकिन मान लो ऐसा प्रोविडेंट फंड डूब गया, ये फंड चोर निकला, तुम्हारा पैसा लेकर भाग गया, तो फिर क्या कंपनी की जिम्मेदारी है एम्प्लॉय को वापस पैसा देने की? आंसर इज नो। कंपनी बोलेगा मेरा काम था फंड में जमा करवाना, गवर्नमेंट फंड होता है ये, अब डूबा तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा नुकसान। तो मैं यही बोला, आफ्टर कंट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू द फंड देयर इज नो रिस्क ऑन द कंपनी। बराबर, मतलब अगर फंड डूब गया तो एम्प्लॉय का नुकसान, कंपनी विल नॉट डू एनीथिंग फॉर इट। दैट मींस द एक्चुएरियल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क ये दोनों कंपनी के ऊपर नहीं होता है। इस केस में MCQ के लिए काम आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये था अपना डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। इसके लिए मैंने एग्जांपल है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? मान लो पीएफ का पैसा कंट्रीब्यूट करना एम्प्लॉयर को 80,000 फॉर द ईयर 11-12। ठीक है, अब इसमें दो मैंने केस बनाए। पहला केस, अक्रू हुआ 11-12 में, बट पे करना है अगले साल के 15 तारीख को, मतलब पे करना है 15 अप्रैल 2012। तो अक्रू जब होगा तब अपन एंट्री मारेंगे एक्सपेंस टू पेएबल, और जब आप पेमेंट करोगे तो आप एंट्री मारोगे पेएबल टू कैश बैंक। ये तो बड़ा सिंपल था। इसमें आता है एक नया केस। सपोज अक्रू हुआ करंट ईयर में, बट आप पे करने वालों एक साल के बाद। ध्यान से देखना, अक्रू कब हुआ? 11-12, मतलब मान लो 31 मार्च 12 को अक्रू हुआ है, पे मैं करने वालों 1 अप्रैल 13 को। कंफ्यूज मत होना कि मैं एक दिन के बाद पे कर रहा हूं, नहीं, ईयर देखो। अक्रू हुआ 31 मार्च 12 को, पे कर रहा हूं 1 अप्रैल 13 को, एक साल से ऊपर। मतलब अक्रूवल के डेट और पेमेंट के डेट में गैप कितना है? मोर देन 1 ईयर। जब ऐसा होता है
तो जब आप ये एंट्री मारते हो ना एक्सपेंस टू पेबल, तो आप ये एंट्री प्रेजेंट वैल्यू पे मारोगे, बिकॉज जब आपको पेमेंट 1 साल के बाद करना है तो 1 साल के बाद पे किया गया पैसा और आज का पैसा सेम नहीं होता है बराबर। तो इसलिए हम आज जब बुक करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करेंगे, ठीक है। मान लो डिस्काउंट फैक्टर 10% है, अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो आता ही है। इट इज 80,000 डिवाइड बाय 1.10, क्योंकि 1 साल से डिस्काउंट करना है तो एक ही बार डिवाइड करूंगा 1.10 से। 2 साल से करना तो 2 बार डिवाइड करता, ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया, मेरे को आंसर आया 72727। अब चलो ये मैंने आज बुक तो कर लिया प्रेजेंट वैल्यू पे, दिल पे ऐसा हाथ रख के बताओ क्या मुझे रियल में इतना पे करना था, क्या नहीं पे ज़्यादा करना है। तो क्या करते हैं, जब भी आप कोई चीज़ प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करते हो ना, तो 1 साल के बाद हम उसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करते हैं। इसको प्यार से अनवाइंडिंग भी कहते हैं, अनवाइंडिंग कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि मैंने इंटरेस्ट बुक किया बिकॉज इट वॉज एट प्रेजेंट वैल्यू, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि इन्फ्लेशन की वजह से दाम बढ़ जाता है ना, तो इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। द करेक्ट टर्म हियर इज अनवाइंडिंग, ठीक है। अनवाइंडिंग क्या होता है, वेन एवर यू बुक एनीथिंग एट प्रेजेंट वैल्यू, तो जैसे जैसे समय बीतेगा उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू की तरफ बढ़ेगा। ये जो प्रेजेंट वैल्यू पे आपने बुक किया ये बढ़ेगा टुवर्ड्स 80,000, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। तो उसका आपको इंटरेस्ट बुक करना रहता है। तो ये जो भी लाइबिलिटी है इस अमाउंट पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना, अमाउंट आएगा 7273 का, बस उतना ही आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस और पीएफ पेबल बुक करना है। मतलब इतने से आप इंटरेस्ट बुक करोगे और आपका लाइबिलिटी इतने से बढ़ जाएगा। तो जैसे लाइबिलिटी आप इतने से बढ़ाओगे ना, आपका टोटल लाइबिलिटी हो जाएगा 80,000। सर ऐसे कैसे हो जाएगा, देख लो ना, पहले आपने इतना बुक किया था 7227, फिर आपने इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग किया, इंटरेस्ट बुक किया, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ गया रहेगा, एक तो इंटरेस्ट बुक हुआ रहेगा, सेकंड इफेक्ट आपका पीएफ पेबल बढ़ा रहेगा, लाइबिलिटी बढ़ी रहेगी। तो बढ़ के लाइबिलिटी 80 पे पहुंच चुकी है। अब वो समय आ गया है कि इस लाइबिलिटी का पेमेंट कर दोगे, तो इसका पेमेंट हो जाएगा। आई होप तुमको ये बात समझ आती है। हीरो लोग यस और नो, पक्का समझा। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है ये वाले पॉइंट के ऊपर, बट मैं आपको लॉजिक देने का ट्राई कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट बेनिफिट शॉर्ट टर्म होएगा भी, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म हुआ तो कोई प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं की। शॉर्ट टर्म कब होगा, जब आपको विद इन 12 मंथ्स पे करना है, और लॉन्ग टर्म होगा मतलब 1 साल के बाद पे करना है, तो फिर आपको कोई भी चीज़ प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करनी होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये मैंने कौन सा वाला पार्ट पढ़ाया, ये मैंने आपको डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान बताया, क्लियर है वाला पार्ट। अब मैं बढ़ूंगा टुवर्ड्स डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ठीक है। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान देख लो भाई नीचे आके। अब डिफाइंड बेनिफिट प्लान और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में फर्क क्या होता है, सुनना। कंट्रीब्यूशन में क्या था, कंपनी कंट्रीब्यूट करेगा, कंपनी का ऑब्लिगेशन ओवर। डिफाइंड बेनिफिट में पता है क्या है, अब देखो एग्जांपल, मान लो इंप्लॉय 5 साल के बाद रिटायर होने वाला है, ठीक है। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। डिफाइंड बेनिफिट के अंदर 5 साल के बाद जब इंप्लॉय रिटायर होएगा तो उसको पैसा देने की जिम्मेदारी किसी फंड की नहीं होगी, एम्प्लॉयर की होगी, कंपनी की होगी। जैसे यहाँ देखो, अगर मान लो पीएफ का पैसा इंप्लॉय को 5 साल बाद देना है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो यहाँ कंपनी ने फंड में जमा किया, अब फंड देगा इंप्लॉय को 5 साल के बाद पैसा, कंपनी नहीं देगा, कंपनी का जिम्मेदारी खत्म। डिफाइंड बेनिफिट के अंदर कंपनी इंप्लॉय को देगा पैसा 5 साल के बाद जब इंप्लॉय रिटायर होएगा। तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करने तक का ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ इंप्लॉय के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने तक का ऑब्लिगेशन है। तो इसकी अकाउंटिंग इससे थोड़ी ट्रिकी बन जाती है। एग्जाम्पल ग्रेचुइटी, बाई चांस कभी सुना रहेगा ग्रेचुइटी के बारे में, तो उसमें ऐसा ही होता है कि हम इंप्लॉय को बोलते हैं कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स तक काम किया तो आपको ग्रेचुइटी के नाम पे कुछ बेनिफिट मिलेगा रिटायरमेंट का, ठीक है। तो देख लो, दीज आर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अदर देन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान द रिस्क फॉल्स ऑन द कंपनी। यहाँ कंपनी के ऊपर रिस्क क्यों है, क्योंकि यार अगर कंपनी जो 5 साल तक पैसा ड्यू है वो नहीं पे कर पाया तो कंपनी की जिम्मेदारी है, इंप्लॉय कंपनी का ही गला पकड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको समझने के लिए बहुत सारे अलग अलग टर्म्स है इधर, ठीक है। एक बार टर्म्स आप गो थ्रू कर लो जरा। सबसे पहला है करंट सर्विस कॉस्ट, ठीक है, पहला है करंट सर्विस कॉस्ट, दूसरा है इंटरेस्ट कॉस्ट, तीसरा है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, चौथा है एक्चुअरियल गेन एंड लॉस ऑन डीबीओ, पांचवा है पास सर्विस कॉस्ट, छठा है प्लान असेट, सातवां है एक्सपेक्टेड रिटर्न या फिर इंटरेस्ट इनकम प्लान असेट, उसके बाद अगला है एक्चुएरियल गेन लॉस ऑन प्लान असेट, और फिर अगला है कर्टलमेंट एंड सेटलमेंट। सर सुनने में तो बड़ी अजीब अजीब से नाम लग रहे हैं सर, मेरी गारंटी है मैं आपको हर एक नाम का मतलब अलॉन्ग विद द लॉजिक अलॉन्ग विद रिटेंशन वो सब करवा दूंगा, लेक्चर खत्म होते होते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिफाइंड बेनिफिट प्लान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए वे यूज अ मेथड प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, PUCM, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली बात हम एक एक टर्म को समझेंगे, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, सबको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एक बार इसको भूल जाना, छोड़ दो इसको, हमको नहीं पता क्या है ये। अब एग्जांपल पे
मान लो एक कंपनी है बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास एक गरीब सा एम्प्लॉय है एके, हु हैज जॉइन द कंपनी इन करंट ईयर में ज्वाइन किया है। कंपनी प्रोमिसेस ग्रेचुइटी पेमेंट ऑन सर्विस कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स, कि आप 3 साल तक काम करोगे ग्रेचुइटी मिलेगा। वेरी गुड। ग्रेचुइटी विल बी पेड एज पर द फॉलोइंग कैलकुलेशन। कैसे ग्रेचुइटी पे करोगे? ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1% इंटू फाइनल ड्रॉन सैलरी पर एनम इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है। अब एके सर जो है करंटली 10 लाख रुपए कमाते हैं साल का, ठीक है, रियलिटी में इससे भी कम है। नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपेक्टेड टू वर्क विद द कंपनी, कितने साल काम करेंगे? 3 साल काम करेंगे। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट 10% का है, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का है। ठीक है। अब मुझे लगाना है फॉर्मूला ग्रेचुइटी का, 1% इंटू फाइनल ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। मैं आपको लिख के करके दिखाऊंगा, प्लीज ध्यान रखना। सबसे पहला जो ग्रेचुइटी है, ग्रेचुइटी ठीक है, कितना है? 1% इंटू, अब आपको निकालना है फाइनल ड्रॉन सैलरी। फाइनल ड्रॉन मतलब रिटायरमेंट के समय सैलरी क्या होगी? आज पगार 10 लाख है, 3 साल के बाद रिटायर होना एक्सपेक्टेड है, इंक्रीमेंट कितना होगा? 10% का। अब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि 3 साल में 3 बार इंक्रीमेंट होगा, 3 साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है लॉजिकली। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो ईयर 1 में आपकी पगार 10 लाख है, तो पहला इंक्रीमेंट ईयर 1 नहीं ईयर 2 में होता है, दूसरा इंक्रीमेंट ईयर 3 में होता है। तो लॉजिकली जाए तो 3 साल के सर्विस में 2 बार इंक्रीमेंट होगा, ये मैंने क्लास में बताया था आपको। लेकिन जब आईसीआई ने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसमें एक अजम्पशन क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर दिया है। जैसे आईसीआई वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि 5 ईयर्स तक काम करेगा, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि 5 इंक्रीमेंट मिलेगा। तो जब क्वेश्चन बोलता है 5 इंक्रीमेंट, तो 5 इंक्रीमेंट ही लेना फिर 5 साल में, है ना। अगर कुछ नहीं बोला गया रहेगा तो लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको फाइनल ड्रॉन सैलरी चाहिए तो कैसे निकालोगे? 10 लाख आज की पगार है, बराबर तो मिलता है 10 लाख प्लस 10% 2 बार करना, प्लस 10% एक बार इंक्रीमेंट हो गया, प्लस 10% 2 बार इंक्रीमेंट हो गया। तो इसकी फाइनल ड्रॉन सैलरी रहेगी 12,10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड, 3 साल लगेगा हमको काम करता है, तो इंटू 1 इंटू 3 बराबर इंटू 1% है, सॉरी, तो आएगा 36,300। ये आपका अमाउंट आ गया ग्रेचुइटी का। समझा कैसे निकाला मैंने? अब सिंपल सी बात है, ये जो खर्चा है ये भले ही कंपनी को पे करना है 3 साल के बाद, इट इज टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स, बट ये अक्रू 3 साल के बाद नहीं होने वाला, ये अक्रू तो आ जाएगा ना। इंप्लॉय ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल कब होएगा? ड्यूरिंग दिस 3 ईयर्स। वो 3 साल कंपनी में मेहनत करेगा, जी जान लगा के मेहनत करेगा, तो ग्रेचुइटी मिलेगी। तो इट इज गेटिंग अक्रूड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, भले ही पे करना 3 साल के बाद, अक्रू तो अभी हो रहा है ना यार, बराबर। तो हर साल की ग्रेचुइटी कितनी होगी? तो डिवाइड बाय 3 ईयर्स कर देना, तो मिलेगा 12,100 पर एनम। दिस इज नथिंग बट ग्रेचुइटी पर एनम। ठीक है। अब इसमें करना क्या, सुनना, हमको सबसे पहले निकालना होता है हर साल खर्चा कैसे बुक करोगे। तो मैं आपको रफ वक्त में बताता हूँ कैसे करना है। अब अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आपको ईयर 1 के एंड पे 12,100 बुक करना है, ईयर 2 के एंड पे, सॉरी पेंसिल गिर गई थी, सॉरी, ईयर 2 के एंड पे 12,100 बुक करना है, ईयर 3 के एंड पे 12,100 बुक करना है। अब बुक कैसे करें? सुनना मेरी बात, तुमको समझा ना, हर साल इतना क्यों बुक करना है? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अक्रू होने वाला है। पेमेंट आज नहीं करना है, पेमेंट करना है 3rd ईयर के बाद। आज जब मैं बुक करूंगा, लॉजिक लगाओ, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, बुक आज करना है, पेमेंट करना है 3 साल के बाद। कौन से वाले पे बुक करना है? वेरी गुड, प्रेजेंट वाले पे बुक करोगे, बराबर। जैसे अगर आप यहां से गिनो, ये 12,100, अगर आप यहां से गिनो तो ये पे होने वाला है 3rd ईयर के एंड पे। तो कितने साल का टाइम गैप है? डोंट से 3 ईयर्स। आप बुक कर रहे हो ईयर 1 के एंड पे कर रहे हो ईयर 3 के एंड पे, तो टाइम गैप 2 साल का है। तो इसको आप 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करोगे। इसकी एक टेबल बनती है, ठीक है, देख लो एक बार। तो आप बोलोगे डिवाइड बाय 1.10 रेज टू 2, तो मैं बोलूंगा 12,100 डिवाइड बाय 1.10, 2 बार इक्वल टू दबाना, तो आपका आंसर आएगा 10,000। मतलब जब आप आज खर्चा बुक करोगे ग्रेचुइटी का, तो इस वैल्यू पे बुक करना है। ठीक है। तो जब आप ईयर 1 के एंड पे एंट्री मारोगे, क्या एंट्री मारोगे? आप बोलोगे ग्रेचुइटी एक्सपेंस टू ग्रेचुइटी पेबल, सिंपल से एंट्री मारोगे, कितना? 10,000 10,000। अरे अक्रू आज हो रहा है, पे आज नहीं कर रहे हो, तो ग्रेचुइटी एक्सपेंस टू ग्रेचुइटी पेबल। बस अब मैं नामकरण करता हूं, मुझे इसका नाम पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या कर दिया पता है? ग्रेचुइटी एक्सपेंस को काटा और बोला करंट सर्विस कॉस्ट। ग्रेचुइटी पेबल जो लाइबिलिटी, उसको काटा और बोला डीबीओ, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ओ मतलब ये है क्या? दिस इज नथिंग बट करंट का खर्चा, और क्योंकि आपने पे नहीं किया है तो करंटर की लाइबिलिटी, करंट सर्विस कॉस्ट डीबीओ। करंट सर्विस कॉस्ट जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर,
डीबीओ जाएगा आपके लाइबिलिटी वाले तरफ, सिंपल। तुमको समझा ये 2 टर्म? ये आपको हर साल बुक करना है। अब मैं थोड़ा डिटेल में आऊंगा, टेंशन मत हो। देखो मैंने मार के रखा हुआ इधर, ग्रेचुइटी एक्सपेंस टू ग्रेचुइटी पेबल, काट के लिखा करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ, ये हो गया। अब आपने इसको जो बुक किया हुआ है, आपने इसको बुक किया है एट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करोगे तो इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा ना हर साल। तो ईयर 1 के एंड पे बुक किया गया खर्चा, इसके ऊपर इंटरेस्ट ईयर 1 के एंड पे नहीं आएगा। इंटरेस्ट तो 1 साल बाद लगता है ना यार, तो इंटरेस्ट आपका फर्स्ट बुक होएगा ईयर 2 के एंड पे। तो इंटरेस्ट भी निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालोगे इंटरेस्ट? जो लाइबिलिटी है उस पर डिस्काउंटिंग का रेट 10%, तो इंटरेस्ट मिलेगा। बस इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डीबीओ, ये तीसरा टर्म इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्यों आया इंटरेस्ट? क्योंकि आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बुक किया हुआ है। आई होप तुमको समझा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं इसके अंदर ना 2 टेबल प्रिपेयर करूंगा। आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, आई विल जस्ट प्रिपेयर 2 टेबल्स हियर, प्लीज हैव अ लुक हियर। पहला टेबल में आप कंप्यूट करोगे हर साल का करंट सर्विस कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। क्योंकि खर्चा अक्रू हो रहा है ईयर के एंड पे, लेकिन आपको देखना है पे कब हो रहा है। तो जो फर्स्ट ईयर के एंड पे अक्रू हो रहा है वो पे करना है आज से 2 साल के बाद, तो 2 साल से डिस्काउंट करना। जो सेकेंड ईयर के एंड पे अक्रू हो रहा है वो पे करना है 1 साल के बाद, तो 1 साल से डिस्काउंट करना। और जो थर्ड ईयर के एंड पे अक्रू हो रहा है वो पे करना है अभी 1 दिन बाद, तो उसमें कोई डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं, वो पूरा पूरा बुक करना। ये बेसिकली आपके हर साल का करंट सर्विस कॉस्ट है जो बुक करना है आपको। प्लीज वर्किंग देख लेना बस। सेकंड आपको निकालना होता है इंटरेस्ट कॉस्ट। देखो इंटरेस्ट नहीं पूछेगा आपसे, वो मेनली कैलकुलेशन पूछेगा। तो ये सेकंड टेबल है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? ये आपको कॉलम याद रखने पड़ेंगे। पहला ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, करंट में जो खर्चा बुक किया वो, फिर क्लोजिंग। क्या ओपनिंग कोई था? नहीं। ये मत बोलना 10,000 वाज ओपनिंग, ये आपने ईयर 1 के एंड पे बुक किया। ओपनिंग मतलब डे 1 पे कुछ था क्या? नहीं था, तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। फिर करंट में जो बुक किया 10,000 था, तो क्लोजिंग इतना बचेगा। अब जो यहाँ का क्लोजिंग है वो बनेगा यहाँ का ओपनिंग। अब इसके ऊपर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट आएगा। मैंने कहा जो खर्चा फर्स्ट ईयर में बुक करोगे उसके ऊपर लगता है इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में, बराबर। फिर सेकेंड ईयर में आप और खर्चा बुक करोगे, तो एक बार देख लो थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर में मैंने एंट्री मारी करंट सर्विस कॉस्ट टू डीबीओ 10,000। फिर इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट का बुकिंग किया, इंटरेस्ट टू डीबीओ। अब सेकेंड ईयर में तो खर्चा बुक करना था ना ये वाला, तो सेकेंड ईयर में कितना खर्चा बुक करेंगे? इसका प्रेजेंट वैल्यू 11,000। तो मैंने एंट्री मारी सेकेंड ईयर में सीएससी टू डीबीओ, बराबर। अब जब सेकेंड ईयर का तो खर्चा बुक हो गया, अब इस पे इंटरेस्ट इस पे ही बुक करना पड़ेगा ना। तो इस पे इंटरेस्ट बुक ईयर 2 में मत करना। ईयर 2 के खर्चे पे ईयर 2 में इंटरेस्ट नहीं, वेरी गुड, ईयर 3 में आएगा। तो ईयर 3 में आएगा अब इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे आएगा? जो लायबिलिटी डे 1 पे क्रिएट की उस पे इंटरेस्ट आएगा, ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, और ये जो नया खर्चा बुक किया उस पर भी इंटरेस्ट आएगा। तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? टेबल डालोगे निकल जाएगा। टेबल में कॉलम ही ऐसे बनाया अपन ने, सेकेंड ईयर का ओपनिंग, जो इंटरेस्ट बुक किया वो, जो करंट ईयर में खर्चा बुक किया रहे हो क्लोजिंग मिल जाएगा। ये क्लोजिंग बनेगा यहाँ का ओपनिंग, बस इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से मिला थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। फिर थर्ड ईयर में जो खर्चा था वो बुक करने का। अब थर्ड ईयर का जो खर्चा है वी आर नॉट बुकिंग एट प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज ये बुक ही आज हो रहा है, पेमेंट भी 1 दिन के बाद होने वाला है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सब आप बुक करोगे और फिर अल्टीमेटली जाके जो भी डीबीओ है वो आप पे ऑफ कर दोगे। एक मैजिक बताओ, आपने अकाउंटिंग इतने शानदार तरीके से की है कि हमने डिसाइड किया गया था कि 3 साल के बाद इंप्लॉय को 36,300 मिलना चाहिए। वेन यू कैलकुलेट द टोटल ऑफ डीबीओ, इट विल कम टू 36,300। बस वो आप पे ऑफ कर देना। दिस इज फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ठीक है। आई होप मैं तुमको समझाने का ट्राई किया है। मैं रिवीजन के अंदर भी दोबारा रिवीजन करवाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस इन दिस पार्ट। प्लीज लिसन टू मी अगेन। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है? कंपनी को ही बाद में जाके पे करना है, तो कंपनी आज से अकाउंटिंग करना शुरू करेगा, है ना। तो आज टोटल कितना देना है अपने को? 36,300 3 साल के बाद देना है, तो बुक करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 3 कर देना। अब ये जो खर्चा है वो हर साल के एंड पे बुक करना है, बराबर, लेकिन बुक करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। तो उसका एक वर्किंग बनाओ, करंट सर्विस कॉस्ट। जो खर्चा ईयर 1 के एंड पे बुक करना है, कब पेबल है वो देखो, उतना साल से डिस्काउंट करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सेम फॉर ईयर 2, सेम फॉर ईयर 3। अब जो खर्चा फर्स्ट ईयर में बुक किया है इस पे इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, बट इसका इंटरेस्ट सेकेंड ईयर से आएगा। ये रहा। जो खर्चा आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों मिला के बुक किया है उसका इंटरेस्ट थर्ड ईयर में आएगा, ध्यान रखना। दैट्स इट, क्लियर। तो इससे मैंने 3 टर्म सीखे। वो 3 टर्म कौन से फटाफट से एक बार बता दो मुझे। जो खर्चा बुक करते हुए चल रहे हो उसको बोलते हैं करंट सर्विस कॉस्ट, क्योंकि पे नहीं कर रहे हो तो लायबिलिटी बुक करोगे उसको बोलते हैं डीबीओ, और क्योंकि आपने प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बुक किया हुआ ये सब चीजें, तो इंटरेस्ट भी बुक करोगे उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस।
current service cost will go in profit and loss, DBO will go in liability side, interest expense will go in profit and loss. I hope you are clear with these three terms. They are very simple to understand. ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले इसी पार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है. जब ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है बट एग्जाम में एंट्रीज नहीं मांगते, उन लोग आपसे ये बोलेंगे हर साल का करंट सर्विस कॉस्ट कितना ये बता दो और हर साल का इंटरेस्ट कितना ये बता दो. तो मैंने पूरे चीज को 4 स्टेप में बांट दिया. 4 स्टेप कौन सा है? सबसे पहला आप निकालोगे टोटल ग्रेचुइटी, पहला स्टेप. सेकंड आप निकालोगे ग्रेचुइटी पर एनम. तीसरा निकालोगे करंट सर्विस कॉस्ट टेबल से. चौथा निकालोगे इंटरेस्ट कॉस्ट टेबल से. 4 चीज वापस से. पहले निकालना ग्रेचुइटी टोटल, फिर निकालना ग्रेचुइटी पर एनम, फिर निकालना करंट सर्विस कॉस्ट टेबल से, फिर निकालना इंटरेस्ट हर साल का टेबल से. समझा? बस. अब इसी बात पे एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 9, आपके एग्जाम में डेफिनेटली कभी भी आ सकता है. प्लीज एक बार आके देख लो भाई साहब, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला. क्या बोलता है देख लो. एन एम्प्लॉय रोशन है जॉइंड द कंपनी. ठीक है, द एनुअल एम्यूलमेंट्स मतलब पगार ऑफ रोशन इज 149210. कंपनी की पॉलिसी है 25% देंगे ऑफ लास्ट ऑन सैलरी. जैसे मैंने कैसे रखा था 1% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी, इनका है 25% ऑफ लास्ट ऑन सैलरी. ठीक है, उसके बाद सैलरी ग्रोज एट 10% पर एनम. आगे बोलता है कंपनी हैज इंडक्टेड रोशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और क्लियरली बोला हुआ है दस ही विल गेट 5 ईयरली इंक्रीमेंट्स. खुद ही बोल दिया क्वेश्चन में. अगर नहीं बोलता तो नॉर्मली 4 इंक्रीमेंट मिलता, बट यहां बोला है 5 तो 5. भाई ने बोला करने का तो करने का. आगे व्हाट इज द अमाउंट दैट द कंपनी शुड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस every year as cost for the defined benefit obligation. Also calculate current service cost and interest cost to be charged per year. डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो 4 चीजें. सबसे पहला आपको निकालना है टोटल डिफाइंड बेनिफिट का अमाउंट कितना है. तो वो कैसे मिलेगा? 25% इंटू लास्ट जॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. 25% स्टेज द सेम. लास्ट जॉन पगार कैसे मिलेगी? जो भी पगार थी 5 बार इंक्रीमेंट ले लेना उसमें, वो मैंने करके दिया हुआ है नीचे कैसे आएगा. वो 24 लाख आता है इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. करोगे तो अमाउंट आएगा 30 लाख का. ये 5 साल के बाद पे करना. यहाँ लाइफ यहाँ टेन्योर 5 साल का था, तो दिस इज टू बी पेड आफ्टर 5 ईयर्स, बट दिस विल गेट अक्रूड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. तो इसको बुक, ये पहला स्टेप था. टोटल निकाला 30 लाख. अब बुक करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 5 कर देना, तो मिलेगा पर एनम. सिंपल. थर्ड स्टेप करंट सर्विस कॉस्ट निकालना है, टेबल से मिलेगा. कैसे बुक करना है? ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे, ईयर 4 के एंड पे, ईयर 5 के एंड पे. जो पहला अमाउंट है दैट इज पेबल आफ्टर 4 ईयर्स. आप मिस्टेक पता है क्या करोगे? आप बोलोगे सर फर्स्ट ईयर में बुक कर रहे, पे करना है 5th ईयर के एंड पे, तो पेबल आफ्टर 5 ईयर्स हुआ ना. आप ईयर 1 के एंड पे खड़े हो, गिन के देखो उंगली पे, ईयर 1 के एंड से लेकर ईयर 5 के एंड तक 4 साल होते हैं. तो ये आपको पे करना आफ्टर 4 ईयर्स. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 4th ईयर का लगाना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ डिस्काउंटिंग फैक्टर. सिमिलरली फॉर दी अदर, बाकी खर्चे भी सेम तरीके से. इससे आपको जो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी वो आपका हर साल का करंट सर्विस कॉस्ट है. ठीक है, अब क्योंकि आप ये सबको बुक करो प्रेजेंट वैल्यू पे, तो एवरी ईयर इस पे इंटरेस्ट भी आएगा. अब वो इंटरेस्ट निकालोगे मैनुअली तो डिफिकल्ट होएगा, तो टेबल से निकालो. ईयर ओपनिंग कुछ रहेगा नहीं फर्स्ट ईयर में, बिकॉज ओपनिंग कुछ भी नहीं है तो इंटरेस्ट कुछ रहेगा नहीं. फिर आप लिखना करंट टर्म में एक्सपेंस कितना बुक किया है, क्लोजिंग आप लिख देना. बराबर. तो जैसे ओपनिंग मेरा 0 है, इंटरेस्ट 0 है, करंट टर्म में खर्चा इतना बुक किया, क्लोजिंग आ गया इतना. करंट टर्म के खर्चे पे अगले साल आएगा इंटरेस्ट. बराबर. तो इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर और जो खर्चा बुक किया वो लिखूंगा, टोटल आएगा. फिर इस टोटल पे नेक्स्ट ईयर आएगा इंटरेस्ट. फिर और जो खर्चा बुक किया वो लिखूंगा, टोटल आएगा. इस टोटल पे आएगा अगले साल इंटरेस्ट, ऐसा करके. अब क्योंकि आप अप्रोक्सीमेट लेते हो, एग्जैक्ट नहीं ले रहे हो, तो राउंडिंग ऑफ का फर्क आ सकता है. जो भी राउंडिंग ऑफ का फर्क है वो लास्ट ईयर के वैल्यू में एडजस्ट कर देना, लास्ट ईयर के इंटरेस्ट में एडजस्ट कर देना प्लीज. ठीक है, ध्यान रखना. बस इतना ही पूछा था, ना कोई एंट्रीज वगैरह पूछी, ना कुछ पूछा आपसे. आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिहाइंड करंट सर्विस कॉस्ट, डीबीओ और इंटरेस्ट कॉस्ट. तो अगर समराइज करोगे तो यहाँ समझ जाता है 3 टर्म, बिना रटाए लॉजिकली आपके दिमाग में अपना बैठ जाएंगे. तो ऐसा मान लो करंट सर्विस कॉस्ट इज नथिंग बट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द एक्सपेंस यू आर बुकिंग. डीबीओ इज नथिंग बट अ रिप्लेसमेंट ऑफ पेबल यू आर बुकिंग. और क्योंकि ये सब बुक हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू पे, तो इंटरेस्ट विल कम इनटू पिक्चर. 3 टर्म डन. बराबर. इसी तरीके से अपन बाकी टर्म से फटाफट से कर लेंगे. पहले बताओ यहां तक समझ रहा है? पक्का? क्लियर? परफेक्ट. चलो अगला टर्म अपना है एक्चुएरियल गेन्स एंड लॉसेस ऑन डीबीओ. अब ये क्या होता है समझने का ट्राई करना. अभी जो अपन ने ग्रेजुएटी का एग्जांपल लिया, इसमें कितने सारे जगह एस्टिमेट इन्वॉल्व थे ना, कि आकाश सर 3 साल ही काम करेंगे. ऐसा पॉसिबल है 3 के बदले 4 साल काम कर ले? आकाश सर का 10% इंक्रीमेंट होगा. अरे भाई अपना 10% इंक्रीमेंट, मैं जितना काम करता हूं ना उस हिसाब से इंक्रीमेंट मेरा 2% होना चाहिए. तो डिस्काउंटिंग फैक्टर
दीज ऑल आर एस्टिमेट्स। ऐसे चलो मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मालूम पड़ा ऐसे 1000 एम्प्लॉय होते तो वो एम्प्लॉय में कम ज़्यादा होना, ये सब एस्टिमेट्स है। अगर ये एस्टिमेट्स चेंज हो जाते तो मैं बोलूँ आपका पूरा कैलकुलेशन हिल जाता। अब ये सब कैलकुलेट कौन करेगा एस्टिमेट चेंज की वजह से? तो एक बंदा होता है एक्चुअरी, जैसे अपन सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे एक कोर्स है एक्चुअरी। तो वो जो एक्चुअरी है वो आके चेक करेगा कि एस्टिमेट्स चेंज तो नहीं हुए ना। अब वो एस्टिमेट्स अगर चेंज हो गए तो आपका डीबीओ का अमाउंट हिल जाएगा। अब वो एस्टिमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो अपने को नहीं निकालना, हम अकाउंटेंट है, हमको एंट्री मारना आना चाहिए। तो वो सिर्फ इतना बोलता है, अगर एक्चुअली ने कोई भी एस्टिमेट में चेंज लाया जिसकी वजह से आपका डीबीओ कम ज्यादा हो गया, तो अगर डीबीओ बढ़ गया, सपोज एस्टिमेट बदला और एस्टिमेट बदलाव का ये इफेक्ट है कि डीबीओ बढ़ रहा है, तो डीबीओ बढ़ना लायबिलिटी बढ़ना, तो डेबिट साइड में बुक करना एक्चुअरियल लॉस, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर डीबीओ गिर गया, लायबिलिटी गिरना अच्छी बात है, तो क्रेडिट साइड में आएगा एक्चुअरियल गेन। तो एक्चुअल गेन लॉस क्यों आता है? जब आपके एस्टिमेट्स में चेंज आया जिसकी वजह से लायबिलिटी कम ज्यादा हो गई, तो आता है एक्चुअरियल गेन्स एंड लॉसेज ऑन डीबीओ। सिंपल। वाओ सर। अच्छा, इसके अलावा मान लो अब ये पूरे चीज में काफी एस्टिमेट्स थे, बट एक चीज फिक्स थी कि हम ग्रेचुइटी का 1% देंगे। जो अपन आईसीए का एग्जांपल किया उसमें काफी एस्टिमेट्स थे, बट एक चीज फिक्स थी कि ग्रेचुइटी 25% देंगे, ये फिक्स होता है। अगर इसमें कोई चेंज आया ना, अभी कल को कब कंपनी उठ के बोले 25% 15% ही देंगे, तो इसको बोलते हैं प्लान में अमेंडमेंट आना। देखो, जो चीज अनसर्टन है उसमें चेंज आया तो एस्टिमेट का चेंज, जो चीज फिक्स थी उसमें चेंज आया तो प्लान का अमेंडमेंट। जब प्लान में अमेंडमेंट होता है तो भी लायबिलिटी ज्यादा कम हो सकती है, उसको बोलते हैं पास सर्विस कॉस्ट। अब इसमें देखो कैसा दिया हुआ है, मान लो ड्यू टू प्लान अमेंडमेंट डीबीओ कैलकुलेशन इज रिवाइज्ड, इट रिजल्टेड इन अ इंक्रीज ऑफ 10 लाख। अब इसमें दो अमाउंट देगा, 10 लाख का डीबीओ इंक्रीज हो गया, बाइफिकेशन बता देगा, 7 लाख इज वेस्टेड, 3 लाख इज अनवेस्टेड। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब प्लान अमेंड करोगे ना तो दो खर्चे चेंज होंगे, एक जो खर्चा ऑलरेडी बुक कर चुके हो वो भी चेंज होता है, और एक जो आने वाला खर्चा है वो भी चेंज होता है। तो जो खर्चे बुक कर चुके हो जब वो चेंज होता है उसको बोलते हैं वेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट, और जो खर्चा आने वाला है, अभी जो फ्यूचर में आपने खर्चा तक बुक नहीं किया ना, वो भी तो चेंज होएगा, उसको बोलते हैं अनवेस्टेड। तो हम क्या करेंगे, एंट्री कुछ इस प्रकार मारेंगे, वेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट इट इज मोर लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, तो बुक करना इन असेट साइड, है ना, टू डीबीओ। मतलब देखो, अगर एंट्री में लिख के दिखाओ तो ऐसी बनेगी, डीबीओ बढ़ गया 10 लाख से तो बोलेगा 2 डीबीओ 10 लाख। जो वेस्टेड है, वेस्टेड मतलब पुराने खर्चे जो बढ़ गए, उसको बोलते हैं वेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट 7 लाख, ये तुरंत जाएंगे पीएनएल के अंदर। और जो 3 लाख के अनवेस्टेड, ये भी जाएगा पीएनएल में, बट आज नहीं जाएगा, ओवर द रिमेनिंग पीरियड, जितना भी पीरियड बचा है इंप्लॉय के रिटायरमेंट में उस समय में जाएगा। तो इट इज मोर लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस, आप इसको एक असेट की तरह बुक करना और बाद में राइट ऑफ करना ओवर द रिमेनिंग पीरियड, ऐसा। सर इसका बाइफिकेशन कौन देगा? वो हमारा काम नहीं है, वो सब काम है एक्चुअरी का, वो आपको निकाल के देगा। बट एक्चुअल गेन लॉस और पास सर्विस कॉस्ट में फर्क क्या हुआ? एक्चुअल गेन लॉस अराइज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन एस्टिमेट्स, पास सर्विस कॉस्ट अराइज होता है बिकॉज ऑफ प्लान अमेंडमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने लिख के भी दिया हुआ है, वेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट पुराने ईयर्स का एक्सपेंस विच चेंज ड्यू टू प्लान अमेंडमेंट, वो आज बुक करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। और अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट फ्यूचर ईयर्स का एक्सपेंस विच विल चेंज ड्यू टू प्लान अमेंडमेंट, वो आज नहीं बुक करना है, वो बुक करना है एज एन असेट आज, और हौले हौले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये आपके 5 टर्म्स हो गए। अभी वापस से करंट सर्विस कॉस्ट हो गया, देखो ऊपर आके वापस रिवाइज करवा रहा हूं, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एक्चुअरियल गेन्स एंड लॉसेस ऑन डीबीओ, और अगला है पास सर्विस कॉस्ट। आई होप ये 5 टर्म्स कंट्रोल में अभी आपके। ठीक है, चलो अब ये एक तरफ रखना, ये एक तरफ रखना, और जो आगे डिस्कस करूंगा वो अलग तरफ रखना। ऐसा क्यों? अब देखो, आपको जब पता है कि एम्प्लॉय के रिटायरमेंट में इतना सारा पेमेंट करना है, तो पैसा जमा करना आज से शुरू करना चाहिए ना। अगर तुमको पता है 10 साल के बाद तुम्हारी शादी होएगी, तुम्हारी बीवी तुमसे खर्चा करवाएगी, या तुम अपनी बीवी से खर्चा करवाओगे, जो भी है वाइस वर्सा, तो पैसा तो आज से जमा करना शुरू करना चाहिए ना यार। बात तो सही है सर। तो इसलिए हम इस वाले केस में भी, कंपनी को पता है कि इतने सारे एम्प्लॉय जब रिटायर होंगे तो कंपनी को काफी पैसा देना पड़ेगा, तो सिर्फ लायबिलिटी क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा, ये लायबिलिटी के पेमेंट के लिए पैसा भी जमा करना पड़ता है। जो पैसा आप जमा करते हो उसको बोलते हैं प्लान असेट। मतलब इसी लायबिलिटी के पेमेंट के लिए हम कुछ पैसा अलग से जमा करते हैं। कहाँ जमा कर सकते हो? कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स में, डिवेंचर्स में, प्रेफरेंस में, बैंक में एफडी करवा दो, कुछ भी कर दो, तुम्हारी मर्जी है वो। बट जो पैसा आपने सेट असाइड किया है वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्लान असेट। तो एक बार जरा देख लो प्लीज यहाँ के। ठीक है, प्लान असेट, दीज आर इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली डन टू फंड आर डीबीओ।
अपने लाइबिलिटी को फंड करने के लिए जो आपने पैसा जमा किया वो, तो जमा करने को बोलते हैं कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होती है? प्लान असेट टू कैश बैंक। ठीक है, उसके बाद अब जब आप पैसा जमा कर रहे हो, कुछ रिटर्न तो उस पर भी कमाओगे ना। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न या फिर इंटरेस्ट इनकम ऑन प्लान असेट। ठीक है, अब ये मैं एक्सपेक्टेड क्यों बोल रहा हूं? ठीक है, देखो नॉर्मली जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपके माइंड में होती है कि यार इतना रिटर्न तो मुझे मिल जाए, और वो एक्सपेक्टेशन आपके इन्फ्लेशन रेट जितनी होती है। ऐसा मान लो जितना आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर था, जिस रेट पे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, वही इन्फ्लेशन की रेट थी, बराबर। तो एटलीस्ट अपनी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना तो कमा ले अपन, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। लेकिन सर रियल में तो हम कम ज्यादा भी कमा सकते हैं ना, आऊंगा उसके ऊपर। बट फिलहाल मैं कह रहा हूं कि जो आप इन्वेस्ट करोगे, हमारी उम्मीद होती है कि इतना तो हम कमा ले एटलीस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो मान लो आपका प्लान असेट वॉज 10 lakhs, हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। ये कहां से आएगा 10%? जो भी क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, जिस रेट पे आप डीबीओ को प्रेजेंट वैल्यू पे ला रहे थे, याद है, उसी रेट से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न की इनकम बुक करोगे। तो अपन सपोज 10 lakhs पे लगेंगे, 10% आएगा आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 1 लाख रुपीज का। करना क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न के अमाउंट्स, ऐसा मान लो ये रिटर्न कमा लिया आपने, और ये रिटर्न कमा के आप घर पे ना लेके जाओगे, आप इसको री इन्वेस्ट कर दोगे। तो इसकी एंट्री रहेगी प्लान असेट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। प्लान असेट बढ़ेगा आपका बैलेंस शीट असेट साइड में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लाइक अ इनकम, बट इसको आप अदर इनकम में नहीं शो करोगे। इंप्लॉय बेनिफिट को लेकर सारे इनकम या खर्चे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के हेड में ही जाएंगे। तो अगर वो इनकम है तो एक्सपेंस साइड में नेगेटिव होकर दिखेगा, बराबर, ध्यान रखना। तो यहां मैं आपको 2 टर्म और सिखाए। पहला, पैसा जमा करोगे, जब जमा करोगे तो उस पर कोई रिटर्न भी एक्सपेक्ट करोगे, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। प्लीज समझ के लेना, इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अगला पॉइंट, अब आपने मुझे कहा था ना सर ये तो एक्सपेक्टेड है, अब आप दिल पे हाथ रख के बताओ, रियल में तो आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी कमा सकते हो, एक्सपेक्टेशन से कम भी कमा सकते हो। ठीक है, तो जब आप प्लान असेट के ऊपर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा या कम पैसा कमाते हो, उसको बोलते हैं एक्चुएरियल गेन्स एंड लॉस ऑन प्लान असेट। अब देखो ये जो शब्द है एक्चुएरियल, ये मैंने 2 बार यूज किया है, एक डीबीओ में यूज किया था और एक प्लान असेट में यूज किया है। दोनों के यूज करने का लॉजिक अलग था। जब मैंने डीबीओ में यूज किया था तो क्यों यूज किया था? क्योंकि मेरे एस्टिमेट्स में चेंज हो गया, तो वो डीबीओ कम ज्यादा हो गया, वो अलग है। ये क्यों मैं यूज कर रहा हूं? क्योंकि प्लान असेट पे मान लो आपने सोचा था 1 लाख कमाऊंगा, आपने कमाया 1.5 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया? जितना सोचा उसके ऊपर कितना कमाया? एक्स्ट्रा आपने 50,000 कमा लिया। कैसे? 1 लाख एक्सपेक्टेशन थी, 1.5 कमाया तो एक्स्ट्रा 50 के कमाया आपने। ये एक्स्ट्रा 50 के जो कमाया, इसको बोलते हैं एक्चुएरियल गेन्स एंड लॉस ऑन प्लान असेट। अब ये निकालते कैसे? तो एक सिंपल सा लाइन याद रखना, प्लान असेट को आप हमेशा ईयर के एंड पे फेयर वैल्यू पे रखते हो। प्लान असेट को आप हमेशा ईयर के एंड पे फेयर वैल्यू पे रखते हो। तो मान लो आपको दिया हुआ है प्लान असेट 10,000 रुपए का, ठीक है। अब इस ओपनिंग बैलेंस पे आप निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% की दी हुई रेट, तो आपने निकाल लिया 1,000 रुपया, ठीक है। अब प्लान असेट ऐसे ही नहीं पड़ा होता है, आप उसमें हर साल कुछ कंट्रीब्यूशन करते हो। तो मान लो ईयर के एंड पे आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, 5,000 का। अच्छा ये मत बोलना सर इस कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट नहीं आएगा क्या? ये कंट्रीब्यूशन साल के एंड पे कर रहे हो, जो पैसा डे 1 से होता है उस पे आता है इंटरेस्ट। ये पैसा कंट्रीब्यूट साल के एंड पे किया तो इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, कभी कभी आप पैसा कुछ विड्रॉ भी करते हो प्लान असेट से, कोई इंप्लॉय जा रहा है छोड़ के कंपनी, तो इसको पे ऑफ करने के लिए तो आपने कुछ विड्रॉल वगैरह भी किया 2,000 रुपीज का, ठीक है। तो मान लो 10,000 प्लस 1,000 प्लस 5 माइनस 2 बचा 14,000। ये आपके प्लान असेट की वैल्यू आपके कैलकुलेशन के हिसाब से। जब आपने निकाली फेयर वैल्यू तो वो गिवन है क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू इज गिवन एज 17,000। अब आप बताओ आपका अमाउंट आया 14 बट फेयर वैल्यू है 17, मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आ रहा है 3,000 रुपीज का। ये 3,000 वही अमाउंट है जो आपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाया, उसको बोलते हैं एक्चुएरियल गेन ऑन प्लान असेट। अगर ये नेगेटिव आता तो ये लॉस होता। मैंने लिखा भी है ये वो रिटर्न है जो हमने एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा कमाया, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्लान असेट के इनकम को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो। प्लान असेट पे एक आती है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक आता है एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस ऑन प्लान असेट, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब एक और टर्म है एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुएरियल, ये दोनों रिटर्न है अलग अलग, बराबर। तो ये दोनों को मिला के बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट है। अब ये कहां से आया? सुनना, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बोला? एक्चुअल रिटर्न कितना है प्लान असेट के ऊपर, मतलब रियल में टोटल रिटर्न कितना है प्लान असेट के ऊपर। एक तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न भी है, उसके अलावा ये जो एक्चुअल गेन है ये भी है।
तो कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता है कि बताओ प्लान असेट का एक्चुअल रिटर्न कितना है, तो कंफ्यूज मत होना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट प्लस एक्चुअल गेन ऑन प्लान असेट लेस एक्चुअल लॉस ऑन प्लान असेट। ठीक है, लॉस तो था नहीं, इसमें गेन था, तो टोटल रिटर्न ऑन प्लान असेट इज इक्वल टू 4000, उसको प्यार से बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न। ठीक है, तो कभी कभी कैलकुलेशन में पूछता है। ठीक है, मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं, प्लान असेट पे दो टाइप के रिटर्न होते हैं, देखना एग्जाम में पूछा क्या है। अगर एग्जाम में पूछता है एक्सपेक्टेड रिटर्न तो ये निकालना है, अगर एग्जाम में पूछता है आपको एक्चुअल गेन ऑन प्लान असेट तो ये निकालना है, बैलेंसिंग फिगर वाला। और अगर पूछता है एक्चुअल रिटर्न तो एक्चुअल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुएरियल। एक्चुअल अलग है और एक्चुएरियल अलग है भाई, नाम रख, लाज रखना ना मेरी, कंफ्यूज मत हो गया ना इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो अब मैं समरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कराने के लिए आपको सारे टर्म्स दोबारा गो थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला करंट सर्विस कॉस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, डीबीओ बैलेंस शीट लायबिलिटी में, एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये क्यों आता है? बिकॉज आपने एस्टिमेट में चेंज किया। फिर आएगा पास सर्विस कॉस्ट, क्योंकि आपने प्लान में अमेंडमेंट किया। इसके दो हिस्से, वेस्टेड अनवेस्टेड, वेस्टेड वाला तुरंत पीएनएल के अंदर, अनवेस्टेड वाला फ्यूचर में जाएगा प्रॉफिट लॉस में, आज बुक करना एज असेट। ये हो गया 5 टर्म, इसको अलग रखना। उसके बाद आएगा अगला प्लान असेट, वो जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में। व्हाट इज प्लान असेट? जो पैसा आपने जमा किया है पे ऑफ करने के लिए फ्यूचर में। उसके बाद पैसा जमा किया है तो कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बट अदर इनकम में नहीं, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में नेगेटिव करके दिखा देना। फिर आएगा एक्चुअल गेन एंड लॉस ऑन प्लान असेट, ये जो एक्सपेक्टेशन के ऊपर कमाया उसको बोलते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके अलावा बैलेंस शीट में आपका 2 आइटम दिख रहे, एक लाइबिलिटी डीबीओ और एक असेट साइड में प्लान असेट। बैलेंस शीट में स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उसको नेट करके दिखा सकते हो। नेट में लाइबिलिटी ज़्यादा है ना, यहाँ जैसे डीबीओ 100 है, प्लान असेट 75 है, तो आप नेट में डीबीओ 25 दिखा सकते हो। ठीक है, एक्चुअली ऐसे ही दिखाना होता है सर। वाइस वर्सा होता तो सपोज असेट होता 100, लाइबिलिटी होती 75, फिर तो आप प्लान असेट नेट करके 25 दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है, तो नेट पे दिखाना बस। तो ये आपके मोटा मोटी सारे टर्म्स हो गए। ठीक है, अब एक और टर्म बाकी है वैसे, एंड दैट इज, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। यहां देख लो, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट, इसको मैं समझाऊंगा, बट उसके पहले जितना इतना पढ़ाया है इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो देख ले क्या। आ जाओ जरा देख लेना प्लीज, क्या क्या क्वेश्चन पूछा अपने को। इलस्ट्रेशन नंबर 12 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज एक बार देख लो मेरे साथ में क्या बोला हुआ है। सबसे पहले बोलता है हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रिटर्न? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुएरियल गेन लॉस ऑन प्लान असेट। ध्यान रखना, यहां येडे की तरह एक्चुअल गेन लॉस डीबीओ का मत ले लेना, वो अलग होता है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ देखना, बेनिफिट पेड 2 लाख है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2,80,000 है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान असेट ईयर एंड पे दिया हुआ है 1140, डे 1 पे दिया हुआ है 8 लाख। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले डे 1 का वैल्यू लिखना 8 लाख। नॉर्मली इस ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट आना चाहिए ना, बट यहाँ रेट ही नहीं दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट इज मिसिंग, तो निकाल नहीं पाओगे, वरना निकाल लेते। आना चाहिए बट रेट ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकाला। ठीक है, क्योंकि रेट नहीं है मेरे पास, अज्यूम नहीं कर सकते आप कोई भी रेट। उसके बाद क्या है, आपने बेनिफिट्स पे किया 2 लाख का, तो 2 लाख लेस कर देना। बेनिफिट्स पे करना मतलब बेनिफिट्स पे करने के लिए आपने उतना पैसा विड्रॉ कर लिया। फिर एक कॉन्ट्रीब्यूशन 2.8 लाख का, टोटल कर लेना कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 8.8 लाख। ये तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है। रियल में व्हाट इज द वैल्यू ऑन ईयर एंड? रियल में द वैल्यू इज 11.4 लाख। डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, कितने का? मेरे ख्याल से 3.6 लाख का डिफरेंस आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर 3.6 था, 2.6 का आ रहा है, सॉरी 2.6 का आ रहा है, 2.6 का आ रहा है। तो इसको बोलेंगे एक्चुएरियल गेन ऑन प्लान असेट। लेकिन आपको यह पूछा था क्या? नहीं, आपको पूछा था एक्चुअल रिटर्न। अब एक्चुअल रिटर्न होता क्या है? ये वाला गेन प्लस एक्सपेक्टेड। यहां एक्सपेक्टेड कुछ है ही नहीं, तो जो एक्चुएरियल है वही एक्चुअल है। देख लो एक बार जरा, कंफ्यूज मत हो ना शब्दों के अंदर, शब्दों का जाल है भाई। एक्सपेक्टेड तो कुछ है ही नहीं अपने पास, एक्चुएरियल 260 है, तो एक्चुअल इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुएरियल। तो यहाँ एक्सपेक्टेड तो है ही नहीं, तो ये 260 आपका एक्चुअल रिटर्न होगा। दैट्स इट। वाओ सर, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है भाई। तो पढ़ने में लगता है कि बहुत ट्रिकी है, ये है वो है बड़ा सिंपल हो। क्लियर? डन सर। उसके बाद
एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो होना चाहिए वो भी डिस्कस करूंगा, एक आईसीआई का अजम्पशन है वो भी डिस्कस करूंगा। इसको प्लीज आप एलडीआर मार्क कर देना, मैं मार्क करना भूल गया, एलडीआर प्लीज मार्क कर देना। एलडीआर मतलब लास्ट डेरिवेशन, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोलता है इसके अंदर देख लो जरा एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 7, हाँ क्या बोलता है, फर्स्ट डे पे दिया हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट 1 लाख, ठीक है। तो मैं लिख दूं प्लान असेट 1 लाख, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे अच्छा मैं देख दूं रेट वगैरह दिया हुआ इधर ना, रेट नीचे दिया हुआ है 10.25%, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे नाउ ऑन 30th September प्लान पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 19,000 एंड रिसीव्ड इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 49,000। अब ये कब हुआ है? 30th September को। देखो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन साल के एंड पे होता तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आता, बट ये 30th September को कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, बेनिफिट पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ऐसा मान लो आपने बैंक में पैसा सितंबर में इन्वेस्ट किया, तो ईयर एंड तक 6 महीने का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना यार। सेम अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो 49,000 बट आप विड्रॉ भी कर रहे हो 19,000, तो नेट आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है? नेट कंट्रीब्यूशन इज 49,000 बट उसमें से 19 इसी दिन पे विड्रॉ कर लिया, तो नेट कंट्रीब्यूशन 30,000 का है। तो इस पे भी तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, इंटू 10.25% करके। तुमको समझा क्या मैंने क्या बोला? तो यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न 2 अमाउंट पे निकलेगा, एक 1 लाख पे भी निकलेगा और एक 30,000 पे भी निकलेगा। तो मैंने वो करके दिखाया है, प्लीज देख लेना एक बार। सबसे अच्छा यहाँ पूछा गया बाय द वे, फिर आपको दिया हुआ है कि फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एट ईयर एंड पे कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ दिया हुआ है 147,920, एक्चुएरियल लॉस दिया हुआ है 600 का, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। अब एक बात मेरे को बताओ, जब इन लोग पूछ रहे हैं ओनली अबाउट प्लान एसेट, तो जो भी डीबीओ का डेटा दिया हुआ है वो तो इररिलेवेंट हो गया ना, कि एक्चुअल लॉस डीबीओ पे कितना था, कुछ काम का नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ कितना था, कुछ काम का नहीं है। ये तब काम आता जब डीबीओ को लेकर कुछ पूछता, जब प्लान एसेट को लेकर पूछ रहा है तो ये डेटा इररिलेवेंट है आपके लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उनको लगता है अपने माथे पे कुछ लिखा है, बट हम कंफ्यूज नहीं होने वाले। अब सर सॉल्व कैसे करें? 1 बाय 1। सबसे पहले एक्सपेक्टेड पूछा है, तो मैं बोलूँ ये 1 लाख पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैंने वही निकाला। देखो जो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो नेट 30th September को कॉन्ट्रीब्यूट किया है उस पर 6 महीने का मिलेगा। तो ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। उसके अलावा क्या चाहिए था इनको? इनको चाहिए एक्चुअल रिटर्न। अब एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुएरियल। एक्चुअल रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुएरियल, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न। एक्सपेक्टेड तो मेरे पास है, एक्चुअल कैसे मिलेगा? सिंपल है, वो बनाओ टेबल पूरा पूरा। इधर देख लो एक बार, टेबल कैसे बनाओगे? टेबल देख लो कैसे बनाओगे आप। बोलोगे प्लान एसेट बराबर प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक बार मैच नहीं करेगा, जरा देखना एक बार। प्लान एसेट प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट्स, कुछ तो अमाउंट आएगा। इस अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना, आपको मिलेगा एक्चुअल गेन लॉसेस, ठीक है। तो एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुअल, एक्चुअल मिल जाएगा आपको। अब आप देखोगे बाजू में मैंने एक के साथ लिख कर रखा है, ऐसा क्यों? ये आपको समझ गया कैसे निकालना है? पहले वर्किंग समझ लिया अपन ने। अब इधर लफड़ा है, आईसीआई का एक अजम्पशन है जो उन्होंने सोल्यूशन में ले रखा है। तो पहले जैसे मैंने ये वाला बताया ना, ये करेक्ट है, ठीक है, बट जब आप आईसीआई का आंसर देखोगे इट वोंट मैच। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक अजम्पशन लिया हुआ है कि जो अपना 10.25% का रेट है, ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है सर? आपने बचपन में सीखा था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है ना, तो हाफ ईयर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अब मैं आपको बचपन की चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, बस एक बात याद रख लो कि जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता है तो 6 महीने का जो रेट है वो सेम नहीं होगा, 6 महीने का रेट कुछ और होगा। वो निकलता है एक फॉर्मूला से, 1 + r स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर रूट, बिकॉज आधा रेट चाहिए, 6 महीने का चाहिए, -1। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 5%। तो जो 10.25% रेट था वो साल भर का था। तो अगर 6 महीने वाले चीज़ों पे रेट लगाना है तो आप 10.25 नहीं लगाओगे, आप 5% लगाओगे। अब मैं बेसिक्स में नहीं घुस रहा मैथ्स के, बट ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा आईसीआई मेथड। तो अगर मेरे मेथड से आप निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो कुछ ऐसा अमाउंट आएगा सीधा सीधा, विदाउट एज्यूमिंग एनी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। बट आप आईसीआई का निकालोगे हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करके, तो फिर वो मैच नहीं करेगा, वो कुछ और आएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया हुआ है। क्लियर है वाला पार्ट? करके देखना, समझ जाएगा। अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अब मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है वाला पार्ट? क्या? यस, चलो ये हो गया।
तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, करके जाना भाई, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ऑल द टर्म्स व्हिच वी डिस्कस्ड। आखिरी टर्म अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेलमेंट? कर्टेलमेंट का मतलब होता है प्लान कैंसिल कर देना, कैंसिलेशन ऑफ प्लान। तो क्या करना है, मान लो डीबीओ वॉज 12,000, लाइबिलिटी वगैरह क्रिएट की, प्रॉमिस वगैरह किया, मुकर गए, ठीक है। कंपनी कर्टेल डीबीओ वर्थ 1,000 विदाउट एनी सेटलमेंट पेमेंट, कि कोई पेमेंट किए बिना आपने बोला 1,000 रुपये का प्लान कैंसिल। तो फिर ये बहुत रेयर होता है भाई दव्या, ये करने से कंपनी की रेपुटेशन बहुत खराब होती है। बट किया तो कुछ नहीं, डीबीओ कम कर देना, तो बोलना डीबीओ अकाउंट डेबिट टू, अब ये तो लाइबिलिटी कम हो तो गेन हो गया ना, बोल देना गेन ऑन कर्टेलमेंट, सिंपल। ये एक बेसिक केस था। अब इसमें एक और थोड़ा वियर्ड केस भी, वियर्ड मतलब थोड़ा एडवांस केस है। क्या बोलते हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, सुनना क्या बोलते हैं। मान लो आपके बैलेंस शीट में डीबीओ होता, प्लान असेट भी होता, और एक अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट भी होता है। याद है कोई पास सर्विस कॉस्ट जो अनवेस्टेड है, मतलब उसको फ्यूचर में अपन बुक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बट आज तो वो अनवेस्टेड है, उसको अनएमोटाइज भी बोलते हैं प्यार से, वो दिख रहा है 1200। अब मान लो इसमें कंपनी ने 10% का डीबीओ कर्टेल कर लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेल 10% डीबीओ? मतलब जितना भी डीबीओ है उसमें से 10% हमको देना ही नहीं है, राइट ऑफ कर दिया उतना। तो देयरफॉर डीबीओ विल रिड्यूस बाय 1800 विदाउट एनी सेटलमेंट पेमेंट। तो जब ऐसे केस में डीबीओ कम हो रहा है 10% से, तो एंट्री क्या आएगी, डीबीओ कम करने के लिए डेबिट करना, तो बोलना डीबीओ अकाउंट डेबिट 1800, 10% से कम हो रहा है ना। अब जहां डीबीओ कम हो रहा है और अगर उस केस में अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट भी है, तो ये भी 10% से कम होएगा। ये भी क्या करना है, 10% से कम करना है। सर ऐसा क्यों? हमने इतना डीबीओ मान के पास सर्विस कॉस्ट की ऐसी कैलकुलेशन की होगी। जब डीबीओ कम हो गया तो ये भी कम होना चाहिए फिर प्रोपोर्शनेटली। तो अब ये कितना कम करेंगे, प्रोपोर्शनेटली। डीबीओ कितना परसेंट कम हुआ, 10%, तो आपका अनएमोटाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट भी 10% कम होना चाहिए। अब डीबीओ वाज अ लायबिलिटी, तो कम करने के लिए डेबिट किया। अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट एक असेट है, तो कम करने के लिए क्रेडिट करना, तो बोलना टू अनएमोटाइज्ड या अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट 1200 का 10% प्रोपोर्शनेटली कम करना। वापस से लॉजिक दे रहा हूं, अपने डीबीओ 18,000 मान के पास सर्विस कॉस्ट की कैलकुलेशन की होगी। जब डीबीओ भी कम हो गया तो ये भी कम होना चाहिए फिर प्रोपोर्शनेटली। बैलेंसिंग फिगर वही, गेन ऑन कर्टेलमेंट कितना जो भी आता है 1680 जो भी है। तो देखो मैंने यहां करके दिया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो दो एग्जांपल है जहां कोई भी अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट नहीं है, जितना डीबीओ कम हुआ सीधा सीधा गेन ऑन कर्टेलमेंट। जहां अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट है, जितना डीबीओ कम होगा उतना पास सर्विस कॉस्ट प्रोपोर्शनेट कम करना और बाकी गेन ऑन कर्टेलमेंट। अब इसी पॉइंट पे क्वेश्चन भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, अ वेरी गुड क्वेश्चन विच कैन कम इन एन एग्जाम। ठीक है, मैं 100 बात की एक बात करता, ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ कर्टेलमेंट हुआ है, सीधा जो काम की बात है वो कर रहा हूं। इसमें जब कर्टेलमेंट हुआ तब डीबीओ वॉज 6,000, प्लान असेट वॉज 5,100, अनएमोटाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट वाज 180। कर्टेलमेंट रिड्यूसेस ऑब्लिगेशन बाय 600, मतलब डीबीओ 6,000 का डीबीओ था, 10% से कम हो रहा है बराबर। तो एंट्री क्या आएगी देख लो एक बार। आप बोलोगे डीबीओ अकाउंट डेबिट 600, डीबीओ 10% से कम हुआ तो अनएमोटाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट भी कम होना चाहिए 10% से। इट वॉज 180, 180 का 10% करना, दैट इज 18। बाकी आपका आएगा गेन ऑन कर्टेलमेंट, जो भी बचा हुआ है 582 का जो भी है, सिंपल। ये पहली चीज हो गई, ठीक है। इन्होंने एंट्री के बदले इसको टेबल फॉर्मेट में दिया है, बात तो एक ही है। इसमें एक और चीज पूछता है, एक तो गेन निकालो, उसके अलावा बताओ लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट। अब ये कैसे निकालते सुनना। व्हेन दिस आर आस्किंग लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट, तो वो डीबीओ का अमाउंट नहीं पूछ रहे। मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी हो या एसेट नेट होके दिखता है। तो आप पहले देखो आपका डेटा क्या था, डीबीओ वाज 6,000, प्लान असेट वाज 5,100, अनएमोटाइज्ड पीएससी वाज 18। ये एंट्री के बाद इंपैक्ट क्या हो जाएगा देखना जरा। आपका डीबीओ 6,000 से गिर के हो जाएगा 5,400 बिकॉज इट हैज रिड्यूस बाय 600 ना। प्लान असेट वोंट चेंज, अनएमोटाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट 18 रुपीज से कम हो जाएगा तो बचेगा 162। अब आपको क्या करना है, नेट करना है। लाइबिलिटी है 5,400, असेट कितना है 5,262, नेट करना। नेट में लाइबिलिटी जाता है, कितना आ रहा है लाइबिलिटी जा रहा है देखना। तो 5,400 माइनस 5,262 इट इज इक्वल टू 138। जब वो पूछ रहा है लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट, तो बैलेंस शीट में नेट लाइबिलिटी कितना है वो बताना है। तो ये 138 कैसे आया वापस से बता रहा हूं। एंट्री मारने के बाद डीबीओ 600 से कम हो गया तो रिवाइज डीबीओ लिखना। प्लान असेट वोंट चेंज, पास सर्विस कॉस्ट भी 18 से कम हो गया, वो रिवाइज वाला लिखना।
तो कंपेयर करना असेट लायबिलिटी को, जो नेट लायबिलिटी है वो बताना है आपको। इसी को इन लोगों ने टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है कि पहले लायबिलिटी बताया इतना है, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट माइनस द अदर असेट अनएमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, मिलकर नेट लायबिलिटी। देखो मैं चाहूँ तो रटा दूँ आपको ऐसा, बट रटाने का मजा नहीं है भाई, समझ नहीं आएगा फिर कुछ भी। ठीक है, तो ये लॉजिक थे सब आपको मैंने दे दिए। ये था कर्टेलमेंट के बारे में। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग नोन एज सेटलमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके इंटर में नहीं है, फाइनल में आता है, इंटर में नहीं है, बट सुन लो सिंपल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट? कर्टेलमेंट में क्या होता है? प्लान कैंसिल किया विदाउट एनी पेमेंट। सेटलमेंट में भी प्लान कैंसिल करते बट थोड़ा सेटलमेंट पेमेंट करके। एग्जाम्पल दे लो, एग्जाम्पल डीबीओ वॉज 1 लाख विच वॉज सेटल्ड फॉर 90,000। ठीक है, तो यहां क्या करेगा? यहां भी डीबीओ कैंसिल ही हो रहा है बट यहां सेटलमेंट पेमेंट हो रहा है थोड़ा कम में, तो यहां अपने को 90 पे करना होता है। कर्टेलमेंट में अपन कुछ पेमेंट नहीं करते, तो यहां फर्क क्या पड़ेगा? जब आपको सेटल करना है कम में तो पहले पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा प्लान असेट। तो आप बोलोगे कैश बैंक टू प्लान असेट 90, फिर आप पे करोगे डीबीओ 1 लाख टू कैश बैंक 90, और क्योंकि आपने 10,000 कम पे किया है तो उसको बोलते हैं गेन ऑन सेटलमेंट 10,000। कोई क्वेश्चन था नहीं तो एग्जाम्पल के तो समझा दिया मैंने आपको, दैट्स इट, खत्म हो गया वाला पार्ट। तो ये था आपका आखिरी कंसेप्ट जो मैंने जस्ट डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, वैसे बताऊं ना तो आपका डिस्कशन ऑफ AS 15 खत्म हो गया, काम का जितना है। अब जो बता रहा हूं वो इतना रेलिवेंट नहीं है बट सुन लेना फटाफट से। सबसे पहली बात एक MCQ आ सकता है, एक्चुअल वैल्यूएशन कितना फ्रीक्वेंटली करना होता है? तो बोलता है एटलीस्ट 1 in 3 years करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जो बाकी क्वेश्चन एक बार रीडिंग दे देना, जो काम के इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे करवा दिया आपको। ठीक है, जो बाकी है जस्ट गो थ्रू इट वंस। स्पेशली ये वाला बोलूंगा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है उसको एक बार जस्ट रीड कर लेना, ऑफ MTP RTP। मैं क्वेश्चन बैंक डालूंगा आपके इसमें, मेरे टेलीग्राम पर डालूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है, फटाफट से देख लो बाकी क्या है। अच्छा एक बार मैं ऊपर रिविजिट करूंगा। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 4 टाइप के थे ना, शॉर्ट टर्म, इसमें क्या क्या था? सैलरी, बोनस, लीव कंपेंसेशन, लीव वाला इंपॉर्टेंट। फिर है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, 2 टाइप का था, एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान। कॉन्ट्रीब्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स है, कॉन्ट्रीब्यूट करो कहानी खत्म। बेनिफिट में अपने को पेमेंट करना है, तो बहुत सारे टर्म्स थे, करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, डीबीओ, एक्चुअल गेन लॉस ऑन डीबीओ, पास्ट सर्विस कॉस्ट, प्लान असेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट, एक्चुअल गेन लॉस ऑन प्लान असेट, वो दोनों मिला के बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट, और फिर बढ़ता है कर्टेलमेंट सेटलमेंट। वाह, ये अपन ने किया बराबर। अब आखिरी 2, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अदर मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट को छोड़कर बाकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स। इतने क्रिटिकल नहीं है बट फटाफट से देख लो क्या बोलता है, इजी है। अदर लॉन्ग टर्म मतलब अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर कोई भी दूसरा बेनिफिट है। ऐसा कौन सा होता है सर? कभी कभी कंपनी सबैटिकल देती है आपको कि आप जाओ पढ़ाई करके आओ, 2 साल की MBA करके आओ, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, उसको बोलते हैं सबैटिकल लीव्स। या कभी कभी आपको लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो गई, 3 साल के लिए आप बेड पे थे, तो बेड पे थे आप, तब तक कंपनी आपको पैसा दे रही है, मेडिकल भी आपका देख रही है, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो ऐसा कुछ, ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो बोलता है उसका अकाउंटिंग इज सेम एज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। जो आपने सीखा ना, करंट सर्विस कॉस्ट, डीबीओ, इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज सेम। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? नहीं, खत्म। अगला है टर्मिनेशन बेनिफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन? जब आप इंप्लॉय को निकालते हो या फिर इंप्लॉय वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, उस पर जब आप बेनिफिट दोगे, टर्मिनेशन बेनिफिट। ऐसा कब होता है? आपने सुना रहेगा बड़ी बड़ी कंपनी ले ऑफ्स करती है, भयंकर भर भर के ले ऑफ करती है, तो जब वो इंप्लॉय को बिना नोटिस के ले ऑफ करती है तो कुछ कंपेंसेशन देती है। कि ऐसा सपोज एक कंपनी ने बोला कि हम आपको कल से कंपनी मत आना, ये 2 महीने की पगार, हम आपको 2 महीने की पगार दे देंगे बट आना मत कल से। इसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट स्कीम। या कभी कभी इंप्लॉय को हम ऑप्शन देते हैं कि तुम भाई हमको ले ऑफ करना है, तुम खुद ही सामने तो छोड़ दो कंपनी को, तो हम तुमको 2 महीने की पगार दे देंगे। तो जब आप छोड़ने पे किसी को कोई पेमेंट प्रॉमिस कर रहे हो, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। सर अगर ले ऑफ करने पे कोई पेमेंट प्रॉमिस नहीं किया तो नहीं देगा बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं है फिर, बराबर। बट अगर प्रॉमिस किया है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस एंड लायबिलिटी ओनली व्हेन अ डिटेल्ड फॉर्मेट प्लान फॉर द टर्मिनेशन इज अप्रूव्ड एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। मतलब टर्मिनेशन बेनिफिट जो कंपनी ने एम्प्लॉय को प्रॉमिस किया है, उसका एक्सपेंस लायबिलिटी बुक करे क्या? हाँ, कब? जब आपने एक प्लान रेडी किया टर्मिनेशन का और एक रिलायबल अंदाजा लगा पा रहे हो कि किस एम्प्लॉय को कितना पैसा देना पड़ेगा। अब टर्मिनेशन बेनिफिट के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आपको पे करना है विदिन 12 मंथ्स। अगर विदिन 12 मंथ्स ही पे करना है तो एक्सपेंस टू पेबल बुक करो और सीधा पेमेंट की एंट्री मार दो। अगर आपको आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है तो वही कहानी है, फिर डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो आप पहले डिस्काउंटेड वाले पे बुक करोगे, फिर 1 साल का इंटरेस्ट बुक करोगे और फिर पेमेंट करोगे। तो वो इट इज सेम लाइक पीएफ में अपन डिस्कस करता ना, सेम वो चीज़। कोई एग्जाम्पल है नहीं तुम्हारे मॉडल में, तो मैंने खुद से बना के डिस्कस किया था। ठीक है, अगर ये आपका हो जाता है
तो इसी के साथ आपका AS15 खत्म हो जाता है। एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं मैंने कोई क्वेश्चन तो मिस आउट नहीं कर दिया ना, ठीक है। स्टार्टिंग के जो थियरी क्वेश्चन है उसको एक बार बस रीडिंग दे देना प्लीज। ढंग के क्वेश्चन अगर बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एज ऑफ नाउ ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार है। उसके अलावा जो मैंने कंसेप्ट बताया वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी ठीक सा क्वेश्चन, इतना कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ सिमिलर क्वेश्चन जो आपने इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया था मेरे ख्याल से वैसा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ AS15। I have tried to discuss everything in this. I have tried to summarize to my best potential. I hope आपको अच्छा लगा रहेगा। I hope आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। यहाँ तक देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। आपके काम का कंटेंट बहुत डालूंगा। शेयर करना दोस्तों के साथ और एक कमेंट ज़रूर छोड़ के देना कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड इट। बाकी नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कोशिश करूंगा आपके लिए और ऐसे रिवीजन लाता रहूँ, ठीक है। बट आई होप यू एंजॉयड दिस वन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। और खत्म होने पे क्या बोलते, एक के भाई साहब, बाय बाय।